मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा। ऊर्जा जो विभाग है, ऊर्जा विभाग से 2024 में लगभग 100 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। पर्यटन विभाग से 10 करोड़ की निकासी हो गई। जो पीएचडी डिपार्टमेंट है उससे 23 करोड़ की निकासी हुई, जिसमें संतोष कुमार के ऊपर में ईडी अभी रडार में भी उसको है। अमूमन लोग सरकारी नौकरी पाने के बाद सरकारी वेतन लेने की ख्वाहिश रखते हैं या उनका अधिकार होता है, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि बिना नौकरी किए भी सरकारी वेतन लिया जा सकता है? ऐसा झारखंड में संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड का ट्रेजरी घोटाला बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। सुरसा के मुंह की तरह लगातार इसका आकार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय जी, पूरी बात बताएंगे। क्या इसमें शुरुआती दौर से ही आप इसको देख रहे हैं, क्या क्या इसमें मूल बातें हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो सरकार का ट्रेजरी होता है, ऐसा माना जाता है कि उससे सेफ कुछ भी नहीं है। यानी कि बैंक भी कोलैप्स कर जाए पर सरकार की ट्रेजरी में पैसा आपने रखा वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन झारखंड में हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ का जो ट्रेजरी है उससे लगातार अवैध निकासी होती रही है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा। ऊर्जा जो विभाग है, ऊर्जा विभाग से 2024 में लगभग 100 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी। पर्यटन विभाग से 10 करोड़ की निकासी हो गई। जो पीएचडी डिपार्टमेंट है उससे 23 करोड़ की निकासी हुई, जिसमें संतोष कुमार के ऊपर में ईडी अभी रडार में भी उसको है। और अब ऐसा मालूम चल रहा है, जो जानकारियां मिल रही है उसमें झारखंड के लगभग सारे जिले, अभी तक की जानकारी में हजारीबाग, बोकारो, साहेबगंज, गढ़वा और पलामू, इन पे मालूम चला है। एक आम शब्द में अगर समझा जाए, सिंपल शब्द में इसको हम समझ सकते हैं कि भाई बोकारो जिला है और बोकारो जिले में एक कांस्टेबल है। कांस्टेबल जो रिटायर कर जाता है और रिटायरमेंट के बाद में एक दूसरा जो अकाउंटेंट है जिसका नाम कौशल पांडे है, वो उसके नाम से जो कुबेर, इनका जो ई कुबेर का जो पोर्टल होता है, उस ई कुबेर पोर्टल में उसका रिटायरमेंट एज को बढ़ा देता है, यानी दिखा देता है कि ये जो रिटायर कर गया आदमी अभी भी है, सिस्टम में है। उपेंद्र सिंह नाम का वो कांस्टेबल है, जिसको सब इंस्पेक्टर, जिसको कि बता दिया गया कि रिटायर्ड भी नहीं हुआ। उसके बाद लगातार उसके अकाउंट से पैसा निकाल के अपनी वाइफ अन्नू पांडे के नाम पर वो ट्रांसफ़र करता रहा और यह सिलसिला लगभग 3 साल में हुआ। अभी तक जो आंकड़े आए हैं, 25 महीनों में 63 बार पैसे को निकाला गया। पहले आंकड़ा आ रहा था कि 3.5 करोड़ रुपये निकाले गए, फिर आंकड़ा आया 4.5 करोड़ का, और अभी आंकड़ा जो मालूम चला 10 करोड़ का आंकड़ा जो निकल गया बोकारो जिले में। बाकी जिलों से भी आंकड़ा आ रहा है। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में इसका खिलाड़ी जो है वो शंभू सिंह नाम का एक प्लेयर आ रहा है, जो कि बिहार का रहने वाला है। गया जी में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी उसने बनाई। उसने अब तक 35 करोड़ रुपए का विड्रॉल किया, यानी कि केवल हजारीबाग और बोकारो इसको जोड़ दिया जाए तो 45 करोड़ का फिगर अभी हमारे सामने आ चुका है। अगर ये पूरे झारखंड में व्यापक स्तर पे होगा तो 1000 करोड़ इससे क्रॉस कर जाएगा। अब हमारे इसमें कुछ सवाल है। सबसे पहला सवाल हमारा तो ये है कि क्या एक अकाउंटेंट, लेखापाल, इतना छोटा स्तर का जो व्यक्ति है, क्या उसके लिए ये पॉसिबल है कि वो ई कुबेर पोर्टल पे जा करके छेड़छाड़ कर दे और पैसे निकालता रहे महीनों तक? ये एक बहुत बड़ा एक सवाल आता है। इसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि मान लीजिए कि कौशल पांडे ने ई कुबेर पोर्टल में छेड़छाड़ कर भी दिया, लेकिन उपेंद्र सिंह नाम के कांस्टेबल का पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है? अन्नू पांडे। ये तो कोई भी कॉमन सेंस से मिसमैच कर लेगा कि नाम उपेंद्र सिंह और किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है? अन्नू पांडे। ऐसा नहीं हो सकता है जब तक इसमें बड़े बड़े चेहरे या फिर वरीय पुलिस पदाधिकारी इसको संरक्षण ना दे। तीसरा हमने सवाल ये उठाया कि जो कौशल पांडे है, जो लेखापाल है, लेखापाल को हमेशा जो मॉनिटर करते हैं वो डीडीओ करता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जो बार बार अखबार में ये बातें भी आ रही है कि डीडीओ क्यों मॉनिटरिंग होती है। लेकिन इस बात को छिपा लिया जा रहा है कि डीडीओ स्वयं एसपी होता है। हर जिले का एसपी जो वही डीडीओ होता है, और आमतौर पे ये कई बार डीएसपी को भी चार्ज दे दिया जाता है। डीडीओ का हमेशा एसपी रहता है, पर वो हमेशा ही मान के चलिए डीएसपी हेडक्वार्टर को ये चार्ज दे देता है। यानी इस पूरे प्रकरण में डीएसपी और एसपी की भूमिका जो है वो जांच के घेरे में आती है। इसके बाद हमने तो अगर भूमिका आती है अजय जी, तो इसमें तो चूंकि ये विभाग, गृह विभाग तो मुख्यमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है, तो सवाल तो मुख्यमंत्री से होता है। हाँ, इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्शन इस बात को है कि जो कौशल पांडे, जिसके ऊपर में इतने संदिग्ध आरोप रखे, मैं कौशल पांडे को एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। यही कौशल पांडे हजारीबाग में शंभू सिंह बन जाता है, यही चाईबासा में कोई और बन जाता है। अब कौशल पांडे का जब हमने हिस्ट्री चेक किया तो कौशल पांडे को 4 बार जो है पुरस्कार दिया गया। एक बार स्वयं यहाँ के डीजीपी ने पुरस्कार दिया, एक बार उसको डीआईजी ने पुरस्कार दिया, एक बार उसको एसपी ने पुरस्कार दिया, और एक बार आईजी ने पुरस्कार दिया। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इतने बड़े घपले घोटाले कर रहा है, इसको लगातार पुलिस की तरफ से क्या किया जा रहा है? पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इस पर हमने सवाल उठाया कि ये जो रैकेट है, जितना छोटा दिखता है इतना छोटा है नहीं, इसमें बहुत बड़े बड़े सफेद पोश है। एक और फैक्ट मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि जो शंभू सिंह की बात हो रही हजारीबाग में,
एसपी का जो बंगलो है हजारीबाग में, उस एसपी बंगलो के पीछे उसने अपने 7-8 करोड़ का एक मकान बनाया हुआ है। क्या किसी एसपी को दिखाई नहीं देगा कि मेरे ऑफिस में काम करने वाला लेखपाल जो मुझे रोज दिखाई देता है वो मेरे बंगलों के पीछे 8 करोड़ का घर बना ले और वो मजे से रह रहा है? इसका मतलब है कि साफ साफ कहीं ना कहीं बड़े बड़े पुलिस के पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है और तभी इतना बड़ा इसमें एक सवाल, जैसे आपके मन में जो सवाल था अपने हमारे माध्यम से सामने रखा लोगों के, अब मेरे मन में जो सवाल है कि जब भी इस तरह की बातें आती है तो जांच की बात होती है। राज्य सरकार जांच में गंभीर तो दिखाई दे रही है, जो शुरुआती दौर में दिख रहा है, कमेटी बनाई गई है और लगातार वित्त मंत्री का बयान आ रहा है, तो जांच से फिर भी आप लोग खुश नहीं हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है कि मैंने आपको कहा कि इसके पीछे के प्रेसिडेंट्स को देखते हैं। उदाहरण के लिए जल जीवन मिशन का जो पैसा था पीएचडी डिपार्टमेंट से, उससे संतोष कुमार नामक कैशियर ने 23 करोड़ रुपए निकाल दिए और हमने उसमें कहा कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं इन्वॉल्व है इसमें। तो इन लोगों ने कहा नहीं संतोष कुमार कैशियर सब कुछ इसने किया, संतोष कुमार को उठा करके उन्होंने जेल में डाल दिया। उसका संतोष कुमार बाहर आया और बाद में जब संतोष कुमार पे ईडी ने कार्रवाई की, ईडी ने उसको अपने रडार में लिया, तब जाकर के मालूम चला कि ईडी के अधिकारियों को फंसाने के लिए संतोष कुमार के पीछे पूरा का पूरा महकमा जो है आ गया। आईएएस की कमेटी जो, चूंकि लंबा नहीं हो, आईएएस की जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी से क्या बीजेपी संतुष्ट नहीं है? देखिए, हम साफ यही कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है इसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व है जो कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए डीसी में जो आईएएस, जो डीसी आईएएस होता है उसकी भूमिका है ट्रेजरी को रिव्यू करने का की भूमिका है। एसपी जो आईपीएस है उसको भी रिव्यू करना है। तो अगर जिस मामले में मान लीजिए कई सारे सफेदपोश आईएएस आईपीएस खुद इन्वॉल्व हो, तो ना तो हम सीआईडी जांच पर भरोसा कर सकते कि उसमें सीआईडी में ऐसे आईपीएस हो जो कभी खुद जिले के एसपी रहा, और ना हमें आईएएस पर भरोसा, क्योंकि वो आईएएस भी कभी ना कभी जिले के डीसी, जैसे हजारीबाग में बताया जा रहा है कि पिछले 14 साल से निकाला जा रहा था। तो मान लीजिए 14 सालों 20 सालों में उससे मतलब नहीं है। तो अगर जो अधिकारी पहले से कभी उस पद पर हो तो वहां पर जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका वॉयलेशन होगा। इसलिए हमने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच जो है सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी हो या फिर सीबीआई जांच हो, तभी हम इससे संतुष्ट होंगे। एक और सवाल उठ रहा है जो कि मतलब सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं, 2014 से ये मामला चल रहा है। 2014 में रघुवर दास जी की सरकार थी, तो उस समय क्यों नहीं देखा गया? और आज बीजेपी सवाल उठा रही है, खुद सवालों के घेरे में कम से कम 6 साल, 14 से 19 तो रही, 5 साल। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस पूरे घोटाले को उजागर किसने किया है? सीएजी ने किया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। और सीएजी के उजागर करने के बाद में सरकार हरकत में बाकी चीज़ चेक हो रही है। दूसरी बात, अगर आप बोकारो का डेटा देखें तो बोकारो में डेटा जो सिलसिला है 2020 के आसपास से शुरू हो रहा है। अगर हजारीबाग की बात करें तो 20 से पहले चला जा रहा है। तो अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लोग इन्वॉल्व है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व है, कोई एक्स मिनिस्टर इन्वॉल्व है, तो सरकार के पास में खुली छूट है, सरकार उसमें कार्रवाई करे। हम तो कह रहे हैं कि जो भी दोषी हो, वो किसी भी पार्टी का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अगर लीपापोती होगी, फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाएगा, उसको ढका जाएगा, जैसे बाबूलाल जी ने भी तो बाबूलाल मरांडी जी ने बाकायदा पत्र लिखकर कह दिया है। हम ये कभी नहीं कह रहे कि हमारी सरकार की जांच मत कीजिए, आप हमारी पिछले जब भी सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री थे, उसकी भी आप जांच कीजिए, लेकिन जांच करके दोषियों पर कार्रवाई कीजिए। केवल लीपापोती अगर करेंगे तो हम इसका विरोध। फिलहाल आपको लग रहा है क्या कि लीपापोती का ही सिस्टम चल रहा है? लीपापोती का सिस्टम इसलिए मैं कह रहा हूँ चल रहा है क्योंकि जिस तरीके से चीजें आ रही है और जिस तरीके से चीजों को डाइवर्ट किया जा रहा है। कभी आप कह रहे हैं कि वित्त मंत्री ने क्या कहा कि हमने डीसी को बोला है जांच करने के लिए, फिर आ रहा है अगले दिन कि सीआईडी को बोला जांच करने के लिए, फिर आ रहा है अगले दिन कि आईएएस की कमेटी बनाई गई है, फिर आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू किया है। आखिर वो कौन सी जांच कमेटी है? जैसे चारा घोटाले में जो जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए जरूरी है कि ऐसा व्यक्ति जांच करे, ऐसा इंस्टीट्यूशन जांच करे जो कभी इसमें लिप्त ही ना आ रहा हो, वरना हम इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहेंगे। झारखंड का ट्रेजरी घोटाला भविष्य में बड़े घोटाले के जैसा सामने जरूर आएगा, जो चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। बीजेपी की मांग है कि इसकी जांच या तो जुडिशियल इंक्वायरी हो या ईडी और सीबीआई जैसी संस्था जो है, जो कि वित्तीय जांच के लिए जानी जाती है, उन संस्थाओं के द्वारा जांच होनी चाहिए। अब वो घोटाला बीजेपी के समय से शुरू हुआ हो या जेएमएम के समय से शुरू हुआ हो या कांग्रेस की सहभागिता हो, मतलब इससे नहीं है। जांच पूरी तरह से ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।